दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सवेरे के अखबारों में आपने देखा होगा कि कश्मीर पर काफी खबरें हैं। फ्रंट पेज पर, पहले पेज पर खबरें हैं। कश्मीर पर संसद में काफी चर्चा हुई है कल, और चर्चा का जो निचोड़ है वो आज मीडिया की खबरों का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें जब इतिहास के बारे में कही जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो कहने वाले लोग हैं उनका जो राजनीतिक चश्मा होता है उसके हिसाब से बातें कह दी जाती हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं कई बार वो अलग होते हैं। अब कल जो बातें संसद में कही गई और जो आज अखबारों में छपी हैं, तो अखबार में छपी एक खबर में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ब्लंडर किया कश्मीर के इश्यूज पर। कश्मीर का जो मुद्दा था उस पर उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। किसी ने तो हिमालयन ब्लंडर कहा, लेकिन बहरहाल भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ब्लंडर कहा और फिर बताया कि किस तरह से आज जो खबरों में छपी हैं बातें, कि किस तरह से जो हमारी इतनी सारी जो जमीन हमारे हाथ से निकल गई। पीओके का मामला, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो इलाके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में जो मसला गया उसके लिए भी बताया गया कि वही जिम्मेदार थे, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ तो अमुक धारा के बजाय अमुक प्रावधान के तहत होना चाहिए था। ये सब बहुत सारी डिटेल में बातें कही गई हैं। इस छोटे से वीडियो में हम बहुत सारी बातों को एक साथ नहीं उठा सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए मैं ठोस तथ्यों के आधार पर कुछ टिप्पणियां करूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का मैं एक अध्येता रहा हूं, एक छात्र रहा हूं, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, और यही कारण है कि मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ अपनी बातें इस विषय पर कहूं जो अपने देश की राजनीति में इस समय और मीडिया में भी छाई हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि कश्मीर हिस्ट्री के उस पार्ट को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, ध्यान से देखा जाना चाहिए जिसमें ये सारी घटनाएं हुई। वो परिस्थितियां क्या थीं? हमारे आजादी हमको मिल गई थी, लेकिन विभाजन के साथ मिली थी, और विभाजन के साथ जो आजादी मिली थी उसमें बहुत सारे जो सूबे थे, जो शाही सूबे थे, उनको मिलाना भी था। उनके सामने ऑप्शन था। अंग्रेजों ने ये जो एग्रीमेंट किए थे, जिस तरह की स्थितियां बनी थी, उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि जो चाहे जहां जाए या अलग करे, जैसे चाहे वैसे करे, इस तरह की बात थी। हैदराबाद जूनागढ़ का इशू उठा था, जम्मू कश्मीर का भी मामला उठा। जम्मू कश्मीर के महाराजा कतई नहीं चाहते थे कि वो भारत में उनका विलय हो। शुरू में तो ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में विलय हो, लेकिन एक दौर आया जब पाकिस्तान के प्रति उनकी थोड़ी सॉफ्टनेस बढ़ी, खासकर जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। जम्मू कश्मीर की जो इमारतें हैं सरकारी, उन पर पाकिस्तान का झंडा भी कुछ दिन तक फहराता रहा। इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को सिरे से खारिज कर दिया, नेहरू जी की सरकार ने। और शुरू से सरकार का कहना था, भारत सरकार का, नई भारत सरकार का, आजाद भारत की पहली सरकार का, कि जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतर विकल्प यही है अपने भविष्य के लिए वो करे कि वो भारत में सम्मिलन करे, भारत में अपने को विलीन कर दे। लेकिन महाराजा मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई में, शुरू में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो भी स्टैंड रहा हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद, शुरू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, यह बताना आपको बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में उनकी राजनीति का जिस तरह कायांतरण और हृदयांतरण हुआ,
मन मिजाज से बिल्कुल वो पार्टी बदल गई। सभी कश्मीरी आवाम की पार्टी बनी, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर वही हो गया जो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का था। बल्कि यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में ज्यादा प्रोग्रेसिव एक आउटफिट था, एक संगठन था। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लगातार चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किसी कीमत पर राजशाही के शिकंजे में न फंसे, और नेहरू चाहते थे कि भारत में मिले। दोनों की दोस्ती पहले से थी, व्यक्तिगत स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, लेकिन जो कश्मीर के भविष्य को लेकर दोनों के विचार थे उसमें सामंजस्य बन गया। और सच यह है दोस्तों, जो लोग भी गुनाहगार कहें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, मैं भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों का आलोचक रहा हूं। मैं किसी भी राजनेता का भक्त नहीं रहा और आज भी नहीं हूं, नेहरू का भी भक्त नहीं हूं। लेकिन जो सच है इतिहास का उसको मैं ठुकरा नहीं सकता, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और सच क्या है? सच यह है कि जम्मू कश्मीर अगर भारत का आज अविभाज्य हिस्सा है, अगर जम्मू कश्मीर भारत में है, तो इसके दो महानायक हैं। इसके लिए अगर दो महानायक जो जिम्मेदार हैं वो कौन कौन है, किसको श्रेय मिलता है? ये किसी की मर्जी से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, इतिहास के ठोस तथ्यों की रोशनी में ये बात मैं कह रहा हूं। और दुनिया के किसी भी कश्मीर के बड़े स्कॉलर से आप उनकी किताबें देख लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, और उनके 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 भाषण, उनके संबोधन भी आप देख लीजिए। शायद ही दुनिया का कोई भी बड़ा स्कॉलर जो जम्मू कश्मीर पर काम किया हो वो ये कह नहीं सकता, वो ये कह सकता है कि जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा भी कोई महानायक था, खासकर जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के पीछे जिसकी दृष्टि काम कर रही थी। तो दोस्तों, अगर भारत के साथ जम्मू कश्मीर आया, उसका अविभाज्य हिस्सा बना, तो उसका श्रेय देना पड़ेगा सबसे अधिक जिन व्यक्तियों को देना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल हैं, बीपी मेनन साहब हैं सेक्रेटरी, जिन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन जो विजन जिनका काम कर रहा था, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ लाने का विजन, दृष्टि, वो नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। सरदार पटेल ने और बीपी मेनन ने एक्टिवली उसमें एग्जीक्यूट करने में उनका योगदान रहा। और दोस्तों, उस दरमियान लड़ाई किस तरह चली, भारत ने कैसे काउंटर किया, न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि भारत भूमि पर जो ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए थे, चाहे वो लॉर्ड माउंटबेटन हो, चाहे सेना का संचालन करने वाले चीफ हों, कमांडिंग चीफ, इन सबके होने के बावजूद, इनके डूबियस रोल के बावजूद भारत ने स्थितियों को कैसे संभाला नेहरू जी के नेतृत्व में, इस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुके हैं। भारत यूएन में क्यों गया सिक्योरिटी काउंसिल में, इस पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं, और बिल्कुल तथ्यों के साथ। ऐसी ही एक किताब है सी दासगुप्ता की। सी दासगुप्ता जो हैं बहुत मशहूर डिप्लोमेट रहे हैं भारत के, और अनेक देशों में राजदूत थे। इन्होंने अपनी किताब में, किताब का नाम है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48, यानी 47 से 48 के बीच कूटनीति और युद्ध दोनों की स्थितियां कश्मीर में क्या थीं भारत पाकिस्तान के बीच, इस पर यह किताब केंद्रित है। इसके 9वें चैप्टर, काउंटर अटैक और यूएन अपील, ये चैप्टर बहुत दिलचस्प है। इसमें सारे तथ्यों को तारीखों के साथ, तथ्यों के साथ पेश किया गया है। और दोस्तों, दूसरा जो इसका चैप्टर है वो बहुत दिलचस्प है, और वो जो चैप्टर है आपको बताऊं, 10वां चैप्टर, ये है द सिक्योरिटी काउंसिल। इन दोनों चैप्टर्स में जो आज जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए जा रहे हैं या उनकी सरकार को कहा जा रहा है कि ब्लंडर किया, इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लें तो ब्लंडर के आरोपों का जवाब मिल जाता है कि दैट वाज नॉट ए ब्लंडर, रादर दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन नेहरू शुरू से चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, इसलिए
ये कहना कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ गड़बड़ हुआ वो उसके लिए जिम्मेदार नेहरू हैं, मुझे लगता है इतिहास की अनदेखी करना है। जम्मू कश्मीर में भारत के पक्ष में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार दो ही लोग हैं, वो हैं नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बात के दिनों की बात छोड़ दीजिए, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब विलय हुआ और विलय के बाद जब सरकार बनी, नए ढंग की सरकार। बाद के दिनों में प्रशासक बने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और प्रशासक बनने के कुछ समय बाद वो वजीर आजम बने, यानी प्रधानमंत्री बने जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था। दोस्तों, थोड़ी सी कहानी जरूर सुनानी चाहिए ताकि तथ्य सामने आए। सबसे पहली बात यह है कि 26 अक्टूबर 1947 को जो विलय की डेट है, अनाउंसमेंट की, यानी उस समय महाराजा हरि सिंह ने यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि कबीलाई हमला जो हुआ कबीलाइयों का, उस हमले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी थी। और यह भी सुन लीजिए आर्मी की बात जब आई तो, कि जिन दिनों यह सब हो रहा था, भारत आजाद मुल्क हो चुका था, पाकिस्तान भी उधर आजाद मुल्क था, लेकिन दोनों की सेनाओं का संचालन ब्रिटिश हुक्मरान कर रहे थे। दोनों के कमांडिंग चीफ जो थे ब्रिटिश अफसर थे, और एक काउंसिल थी, सिक्योरिटी मामलों की एक कमेटी थी जो इससे कोऑर्डिनेट करती थी। दोनों अफसर, अब देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, उसी के सहयोग और संरक्षण में कबीलाई हमला हुआ जम्मू कश्मीर पर, और उस हमले में कबीलाइयों के अलावा पाकिस्तानी सैनिक भी थे कबीलाई वर्दी में। यह बिल्कुल तथ्य है। लेकिन सेना का संचालन कौन कर रहा था पाकिस्तान की? ब्रिटिश हुक्मरान। उसके नीचे पाकिस्तानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारे यहां भी भारत की सेना के जो कमांडिंग चीफ थे बुशर साहब, उनका पूरा नाम था जनरल बुशर। तो जनरल बुशर जो थे, इनके अधीन भी जो अफसर थे, भारतीय अफसर बहुत सारे थे। राजौरी पुंछ के इलाके में कुलवंत सिंह साहब ने, मेजर जनरल, बहुत महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया था। अगर उनका बस चलता तो मीरपुर और कोटली भी भारत का हिस्सा बन गया होता। लेकिन ब्रिटिश जो अफसर थे, कमांडिंग अफसर, उन्होंने भारत के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये कई ऐसे अवसर आए। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, वो हो सकता है कि उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया हो भारत की आजादी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अंदर से कभी नहीं चाहते थे। यह इतिहास का तथ्य है। ये इस पर भी बहुत सारे रहस्य उद्घाटन हुए हैं और तथ्य सामने आए हैं कि वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। सच्चाई है, खासकर कश्मीर। यह ब्रिटिश एक स्ट्रेटजी रही होगी, और इस पर भारत के रिसर्चर्स को काम करना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए कि इस पर काम कराए, ऑनेस्टली काम कराए। ये बहुत सारे इस पर काम हुए भी हैं, लेकिन और काम कराए। राजनीतिक बयान देने से ज्यादा जरूरी है कि हम रिसर्च करें, हम ठोस तथ्यों को सामने लाएं। कन्विंसिंग होगा, सबके लिए दुनिया भर में कन्विंसिंग होगा। तो स्थितियां ये थी कि ब्रिटिश हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में मौजूद थे, मैंने जैसा बताया कि दोनों सेनाओं के चीफ वही थे, वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। और वैसे दौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति था, जिन्होंने पूरी नौकरशाही और पूरे कैबिनेट से लेकर तमाम लोगों को, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में वहां की जनता के सबसे बड़े नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लेकर जिस तरह का मोबिलाइजेशन किया, उस मोबिलाइजेशन में उनकी जीत हुई। और जीत यह थी कि 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को खत लिख करके महाराजा हरि सिंह ने कहा कि वो भारत के साथ सम्मेलन के लिए तैयार हैं। और 27 अक्टूबर को उनका एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो प्रभावी हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो गया था, बीपी मेनन साहब ने पेश किया था, उस पर महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर हुए। उसको सरदार पटेल और नेहरू और अन्य तमाम लोगों ने उसको देखा था, और इसके बाद उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर के बाद जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना। और तब जाकर भारतीय सेना, आपको याद होगा, रातों रात वहां पहुंची और फिर काउंटर किया। क्यों?
क्योंकि महाराजा हरि सिंह की जो सेना थी वो हमलावरों का मुकाबला करने में अक्षम थी, और अक्षम होने के कारण उनको मजबूर होना पड़ा। उनको लगा कि ये तो राजपाट भी चला जाएगा, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। उन्हीं स्थितियों में स्ट्राइक किया, उन्हीं स्थितियों में एक पहल की नेहरू की सरकार ने, और फिर मुकाबला किया और सबको भगाया। सैनिकों, जो पाकिस्तानी जो हमलावर थे, कबायली थे, और कबायलियों की शक्ल में जो वहां के सैनिक थे, उसमें कुछ एक हिस्से ऐसे थे जहां स्थितियां इतनी जटिल थीं कि ये लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही थी, और उसमें जो आर्मी के दोनों के चीफ थे उनकी भूमिका बहुत डूबियस थी। राजौरी पुंछ इलाके में ऐसा लगा कि उधर से भी कुछ कब्जा कर लिया जाएगा, दूसरी ओर से सरहद पार से। उसको रोकने के लिए भी सेना को इधर भेजना था, और सेना इस मोर्चे इधर मोर्चेबंदी करती रही। जब स्थितियां इतनी विकराल थीं, उसी दौर में ये जो प्रपोजल था लॉर्ड माउंटबेटन का संयुक्त राष्ट्र संघ जाने का, इस पर सहमति बनी, और उस सहमति के पीछे पूरी की पूरी कैबिनेट थी, इंक्लूडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज के बहुत सारे राजनीतिक दल नेहरू के मुकाबले ज्यादा देशभक्त और महान नेता मानते हैं। सबकी सहमति थी, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। इसलिए यह कहना कि जवाहरलाल नेहरू के ब्लंडर से यह सब कुछ हुआ, बिल्कुल गलत है। सच यह है कि जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कारण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। महाराजा हरि सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे। बाद के दिनों में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ नेहरू के संबंध क्या हुए, कैसे हुए, क्यों बिगड़े, क्यों उनको जेल हुई, 1953 में कैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया एक प्रधानमंत्री होते हुए, क्या क्या हुआ, वो इतिहास का अलग हिस्सा है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस बारे में इतिहास बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमलावरों को भगाने और कश्मीर को बचाने में जिस तरह भारतीय सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, अद्भुत है। और आप जानते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर की सर्दियां आ रही थीं। इतनी ज्यादा बर्फीली पहाड़ियों पर लंबी लड़ाई संभव ही नहीं थी। इसलिए स्थितियां जिम्मेदार थीं बहुत सारी, जिनकी वजह से यह लड़ाई लंबी नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों, आज इतना ही, लेकिन हम और आगे इस पर बातचीत करेंगे, और समय समय पर हम जम्मू कश्मीर के बारे में जरूर तथ्यों के साथ अपनी बात पेश करते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।